हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे जनरल साइंस टेस्ट सीरीज पार्ट 2 की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में। क्योंकि रेलवे में जो है यहाँ पर अलग से एक सेक्शन ही जोड़ा गया है जनरल साइंस के लिए, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधे पशु के अंग के छोटे भागों का नाम क्या है। मतलब सबसे छोटे जो भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीव, ऊतक, अंगक या कोशिकाएं। तो उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। क्या बोलते हैं? टिश्यूज, यानी कि ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऊतक। एक क्वेश्चन और आता है कि ये आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज ये भी क्या है? तो ये भी एक तरीके का जो है टिश्यूज को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एमसीवी स्विच जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, यानी कि जो एमसीवी स्विच होते हैं वो आखिर होते क्या है, करते क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास परिपथ को पूरा करते हैं, विद्युत धारा की आपूर्ति करते हैं, या स्विच को नियंत्रण करते हैं, या फिर अगला है स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं और जब परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक होती है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है डी वाला, यानी कि कोई भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, विद्युत धारा में कुछ भी उटपटांग परिवर्तन होता है जिससे कि आपका विद्युत धारा की जो सुरक्षा सीमा जितने भी एम्पियर या वोल्ट को सेट की गई है, तो उसको अगर वो पार करता है तो ऑटोमेटिक एमसीबी स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप डाउन हो जाएगा। ये मेनली आपने देखा होगा जो रेंटर्स होते हैं, जहाँ किराए के घर में जो रहते हैं, उनके हर रूम के आगे एक लगाया जाता है ताकि वो प्रेस का यूज ना कर सकें या फिर कोई भी ऐसी हैवी चीज हीटर वगैरह ना जला सके। जैसे ही वो जलाएंगे तो ऑटोमेटिक वो मीटर जो है उसका ट्रिप हो जाएगा। तो इन चीजों में इसका बहुत ही ज्यादा से उपयोग होता है। उसमें कई प्रकार के एमसीबी आते हैं कि 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 4 एम्पियर का। तो वो अपनी सीमा के ऊपर है कि आपको अपने घर की सीमा कितनी निर्धारित करनी है, उस हिसाब से एमसीबीज लगाया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल कुंड को क्या कहते हैं, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर जो है आपका, उसको आखिर उसको बोलते क्या है? ठीक है, रिजर्वायर्स को आखिर क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रॉक्स, तो पत्थर तो बोलेंगे नहीं, जल भर, या फिर जड़ें, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है आपका जल भर उसको बोलेंगे। ठीक है, एक्वाफर्स उसको बोलते हैं। तो आंसर है आपका जल भर। अगला क्वेश्चन है कि रात के दौरान भूमि से समुद्र की ओर ठंडी हवा जो आवाजाही होती है, जो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आना जाना जो चलता है हवा का भूमि से समुद्र की ओर। क्वेश्चन समझिएगा, भूमि से समुद्र की ओर बात की जा रही है। तो ऑप्शन है वायु प्रवाह, संवहन की धारा, थल समीर या फिर समुद्र समीर। तो भूमि से समुद्र की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे थल समीर। क्यों? क्योंकि भूमि से जा रहा है। ठीक है, तो लैंड ब्रिज इसको बोलेंगे। तो इसका आंसर है थल समीर। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होती है, इसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा श्वेत प्रकाश को आप 7 रंगों में विभाजित कर सकते हैं? ऑप्शन है दर्पण, लेंस, प्रिज्म और कांच। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमने 11वीं 12वीं में इसका प्रैक्टिकल भी किया है। तो इसका आंसर है प्रिज्म। सीवी रमन को किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि सीवी रमन जो है उनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किस विभाग से वो रिलेट थे? रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान या अर्थशास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स। तो उनको मिला था भौतिकी के लिए। किसके लिए? भौतिकी के लिए। अब आज का क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है आप लोगों के लिए कि भौतिकी के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो उसका सन जो है आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। किसको कहा जाता है? अब्दुल कलाम जी को। ओजोन परत पृथ्वी की खालिस्तान से रक्षा करती है। ऑप्शन है परावैंगनी किरणें, एक्सरेज, फिर उसके बाद अवरक्त विकिरण या फिर अल्फा किरणें। तो अगर हम बात करें जो ओजोन परत रक्षा करती है वो करती है हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, वही रोकती है। अगर परावैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आते हैं तो उससे क्या होगा कि हमको चर्म रोग की समस्या होने लगेगी, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए हानिकारक होती है और आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है हवा, पानी और सूर्य प्रकाश की कार्रवाई से चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से जो चट्टानों का मतलब घिस जाते हैं या फिर टूटते रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अपरदन, अपक्षयन, चटकना या फिर प्रदूषण। तो उसको बोलते हैं अपक्षयन। क्या बोलते हैं? अपक्षयन। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य में एक ट्रेन जिसको हम
मैगलेव ट्रेन या फिर जो मैगलेव ट्रेन है आपका जापान में टोक्यो के पास एक ट्रैक के एक खंड पर चलती है, यानी थोड़े से समय दूरी पे चलती है। तो लेकिन जब वो चलती है तो ट्रैक से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ के चलती है। तो इसका क्या कारण है, क्यों ट्रैक से ऊपर उठती है? तो उसका कारण जो है क्या रहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे चलती है। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है तो वो जमीन से उठ जाती है और फिर उतनी स्पीड में चलती है, क्योंकि उसमें घर्षण ही नहीं रहेगा। अगर ऊपर हवा में चलेगी तो नो घर्षण। तो ये जो है चलती है किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स से, चुंबकीय बल के कारण चलती है। ये यूट्यूब पे आपने कई वीडियो भी देखे होंगे मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाली ट्रेन, जैसे बुलेट वगैरह ट्रेन है, बुलेट ट्रेन वगैरह भी इसी तकनीक पर काम करती है। एक प्लास्टिक की कंघी सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को जो है आकर्षित कर लेती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, या फिर पेशी बल, या फिर चुंबकीय बल। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो स्थिर विद्युत बल है। कौन सा? जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है ये प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि कांच को अगर आप रेशम से रगड़ते हो तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सब चीजें भी क्वेश्चन जो है कई प्रकार की पूछ ली जाती हैं। तो इन्हीं में से ये क्वेश्चन भी उसी का टाइप है। तो स्थिर विद्युत बल के कारण यहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों के पहियों, ठीक है, मोटर गाड़ी के पहियों एवं संवाहक पट्टों में प्रयोग की जाने वाली बॉल बेयरिंग परिवर्तित करती है। मोटर गाड़ी के पहियों एवं संवाहक पट्टों में प्रयोग की जाने वाली बॉल बेयरिंग जो है परिवर्तित करती है किस में? देखिए ऑप्शन है आपके पास, सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में, या जो बेलन घर्षण है उसको सर्पी घर्षण में, स्थैतिक घर्षण को बेलन घर्षण में, या सर्पी घर्षण को स्थैतिक घर्षण में। यानी कि तो इसका आंसर जो है, आंसर ये है कि स्लाइडिंग जो आपका फ्रैक्शन होता है, जो सर्पी घर्षण होता है, उसको रोलिंग में चेंज कर देता है बॉल बेयरिंग। देखिए बॉल बेयरिंग में क्या होता है कि जैसे कि ये बेयरिंग है आपके, उसमें जो छल्लों के रूप में भी बॉल बेयरिंग काम करती है। तो वो क्या करता है कि खिसकने से अच्छा रोल करने में कम मेहनत लगती है। कैसे? मान लीजिए कोई स्क्वायर चीज है, उसको आप धक्का लगाओगे, भारी है तो वो नहीं सरकेगी, लेकिन वही अगर उसको गोल में परिवर्तित करके उसको लुढ़का के ले जाते हो तो कम आपको यहाँ पर मेहनत लगेगी। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपको सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होती है। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होती है, तो इसके द्वारा, किसके द्वारा? तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है रिपीट हो चुका है। तो दर्पण, लेंस, प्रिज्म या कांच। तो इसका आंसर है यहाँ पर प्रिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक क्षैतिज में ऊपरी मृदा सामान्य रूप से, ठीक है, एक क्षैतिज रूप मतलब क्षैतिज में ऊपरी मृदा सामान्य रूप से रंग में गहरी होती है, क्यों होती है? ठीक है, तो इसके अगर आंसर की बात करें, देखिए ऑप्शन हमारे पास, यह सर्वोच्च परत है, इसमें सभी अवशेष पदार्थ होते हैं, इसमें धरण और खनिज अधिक होता है, और यह जल रखती है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है कि इसमें जो है आपका रिच जो है ह्यूमस एंड मिनरल्स होते हैं, सबसे ज्यादा खनिज वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस कारण से वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डार्क दिखाई देगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद जब उसे अचानक से जो है द्रुत शीतन कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब 70 डिग्री पर गर्म करके उसको सडनली जो है ठंडा करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जो है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया, इसको बोला जाता है। तो इसका आंसर है आपका पाश्चुरीकरण। तो देखिए इसमें एक चीज और याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा भी पूछ सकता है कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के लिए दूध को कितनी डिग्री पर गर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा, दूध को 70 डिग्री पर गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की शाखा को सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबोधित है, मतलब विज्ञान की जो शाखा है, ठीक है, विज्ञान की शाखा को सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबोधित है, मतलब कौन सी शाखा है जो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है? तो सूक्ष्म जैविकी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल सा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है? पराश्रव्य, तो देखिए जो 20 हर्ट्ज से अधिक है तो उनको तो हम सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि है 20 से 20,000 के बीच में सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे की जो रहती हैं तो वो अश्रव्य ध्वनियां होती हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो होती हैं वो पराश्रव्य कहलाती हैं। तो इसका आंसर है डी वाला, कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाला जो भी ध्वनि तरंगे होगी उनको हम पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर से मार्च तक उगने वाली फसलें जानी जाती हैं, ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक जो भी फसलें उगती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रबी फसल। रबी फसल के नाम से उसको हम जानते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो घर्षण निर्भर करता है किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर या पृष्ठ की जो है प्रकृति है उस पर, पृष्ठ के आयतन पर या वायुमंडलीय दाब पर। तो अगर हम प्रकाश की अगर हम बात करें जो घर्षण है मतलब, तो घर्षण की बात करें तो वह जो होगा पृष्ठ के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आप जिस सरफेस पे चल रहे हो तो वो सरफेस कैसा है, खुरदुरा है, चिकना है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर जो होगा पृष्ठ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से इनमें क्या हो सकता है, ओजोन परत का अपक्षय होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, मृदा अपरदन या फिर सूखा। तो मेनली जो है अगर CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती है तो जो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा होगा, हमारा वायुमंडली गर्म होगा, क्योंकि जितना CO2 की मात्रा बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारा वायुमंडल गर्म होने लगेगा। तो उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ग्लोबल वार्मिंग आने लगेगा, बर्फ पिघलने लगेंगे, समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ेंगे, तो इसलिए CO2 की मात्रा को हमको कम करना है। अगला क्वेश्चन है कि जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल होता है। जठर नाल का कौन सा भाग जो है आपका, ठीक है, मतलब जो डाइजेस्टिव कैनाल है तो कौन सा उसमें करता है। तो ऑप्शन है अमाशय, दांत, ग्रासिका या फिर डिओडेनम। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका अमाशय, क्या, स्टोमक। अगला क्वेश्चन है कि BOD का इसका संकेतक, मतलब BOD किसका इंडिकेटर है, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, जल प्रदूषण का या फिर मृदा प्रदूषण का। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है जल प्रदूषण का, वाटर पॉल्यूशन का BOD इंडिकेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाली पक्षियों को क्या कहते, मतलब अंडे देने वाली जो पक्षियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जो पक्षी अंडे देते हैं, अंडाज राजयुक्त या फिर जरायुज या फिर अंडज या अंड निक्षेपण। तो इसकी हम बात करें ऑप्शन है तो इसका आंसर है थर्ड वाला, अंडज। जो भी पक्षियां अंडा देते हैं उनको बोला जाता है यहाँ पर अंडज। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 2 साइंस का समाप्त हुआ। इसमें जो है बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं जो कि रेलवे के प्री एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, ग्रुप डी में भी आने की इनमें से संभावना है। तो अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है तो उसको यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।